जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश होमगार्ड नई भर्ती के लिए कुछ ऐसे चुनिंदा सेलेक्टेड क्वेश्चंस को हम लोग देखने जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा ये वो बेसिक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। मैं कहूँगा यहाँ से आपको लगभग 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है तो टोटल यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन इस सेशन में दूंगा, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करेक्ट करना है। अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में स्वागत है। ये 50 क्वेश्चंस, मैं ऐसे 50 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा जिससे यहाँ पर 125 या 100 से ऊपर क्वेश्चंस को ये टारगेट देंगे क्वेश्चन, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उसका विद डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। रियल की भैया सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये क्यों है, किस कारण है, सारी चीजें आपको बताएंगे। एक बार क्लास देख लोगे दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं होगी। एक क्वेश्चन से जितने क्वेश्चंस बन रहे होंगे वो सारे क्वेश्चन आपके इस वीडियो में आपके कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चन सही करना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पर भैया सबसे बड़ा ग्रह अगर बात किया जाए, एग्जाम में पूछ लिया जाए तो बृहस्पति ग्रह आप लोग लॉक कर दीजिएगा। और अगर पूछ लिया जाए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब हम लोग इसकी जानकारी ले लेते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए, सबसे यहाँ पर बड़ा ग्रह पूछा गया था तो आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ लगा दिया है, बृहस्पति ग्रह। अगर हम लोग बात करें कि ये है क्यों, तो देखिए बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान अन्य सभी ग्रहों से अधिक है। जो अन्य ग्रह हैं उन ग्रहों से इसका द्रव्यमान क्या है, अधिक है। इसमें सबसे अधिक उपग्रह पाए गए हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी की यहाँ पर सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह माना गया है। और अभी मैंने आपसे पूछा कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ये क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर बुध ग्रह जो होता है ये सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि ये छोटा क्यों है, तो देख लीजिए भैया, बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, यह सूर्य के सबसे निकट स्थित है और इसका आकार पृथ्वी से काफी छोटा है, इसलिए ये आपका सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे मेरे प्यारे प्यारे, उन सभी का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है किस ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है। तो मैं कहूंगा यहाँ पर शुक्र ग्रह की बात की जाए तो सुबह और शाम का तारा शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। अगर डिटेल से समझना चाहे तो ये आपका बन जाता है शुक्र ग्रह सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद चमकता दिखाई देता है। शुक्र ग्रह जो होता है ये आपका सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी ये चमकता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे सुबह और शाम का तारा कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो भैया यहाँ पर शुक्र ग्रह जो होता है ये सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। डिटेल में देख लीजिए, शुक्र ग्रह की सतह पर घने बादल सूर्य के प्रकाश को अधिक परावर्तित करते हैं, इसलिए यह पृथ्वी से दिखाई देने पर सबसे चमकीला ग्रह दिखाई देता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया यहाँ पर शुक्र ग्रह अधिक चमकीला क्यों दिखाई देता है और उसमें से ऑप्शन दिए हो तो आप जानकारी तो एटलीस्ट रखें कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन से रिलेटेड जो आंसर है उसका एक्सप्लेनेशन शॉर्ट वे में देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसी क्लास आपको कैसी लगी है एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि अदर जो क्लासेस हों वो और ज्यादा क्वालिटी कंटेंट के साथ मैं आपको प्रोवाइड करूं और आप सभी का एग्जाम क्रैक हो सके बहुत ही आसानी से। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह है। और अगर पूछ लिया जाए सबसे चमकीला ग्रह तब भी शुक्र ग्रह है। सुबह शाम का तारा अगर पूछ लिया जाए तब भी शुक्र ग्रह है। और सबसे गर्म ग्रह तो आपके सामने ही शुक्र ग्रह है। तो ये क्यों है, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ये गर्म क्यों है भैया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपने लॉक कर दिया। शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी परत होने से ग्रीन प्रभाव बहुत अधिक होता है। ग्रीन प्रभाव आप सभी लोग समझ रहे होंगे, इसीलिए यहाँ पर सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह इसे माना गया है, भले ही बुध सूर्य से अधिक क्यों ना निकट हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो भी स्टूडेंट किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आप सभी का। और अपना स्कोर कार्ड हमें जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्लास भले आपकी छोटी हो या बड़ी हो उससे नो मैटर, लेकिन आप लोग जो भी क्वेश्चन देखिए
उसको इतना प्रेशर के साथ देखिए कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाना चाहिए, बार बार उसको ना रिप्लेस यानी कि बार बार ना रिमाइंडर देना पड़े। एक बार वीडियो अच्छे से वॉच करोगे सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए तो बुध ग्रह बता देना है सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है। अगर हम लोग डिटेल में बात करें तो बुध सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है और इसकी परिक्रमा अवधि सबसे कम होती है। क्या होती है परिक्रमा अवधि, अगर पूछ ली जाए किस ग्रह की सबसे कम होती है तो आपको याद कर लेना है बुध ग्रह की सबसे कम यहां पर परिक्रमा अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है सौरमंडल में सबसे तेज हवाएं किस ग्रह पर चलती हैं, मंगल, नेपच्यून, शनि या यूरेनस। तो यहां पर नेपच्यून ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं। डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखिए क्यों चलती हैं। यहां पर नेपच्यून ग्रह पर हवाओं की गति लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है, जो सौरमंडल में सबसे अधिक तेज मानी जाती हैं। तो ये आप लोग डिजिट थोड़ा रिमाइंडर कर देना, यानी 5% में भी अगर संभावना हो, अगर पूछ लिया जाए कि हवाएं सौरमंडल में जो है वो कितनी स्पीड से चलती हैं, कितनी स्पीड तक तेज मानी जाती है, तो लगभग में आपको याद कर लेना, बाकी ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर दिन रात किस कारण होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर घूर्णन की वजह से होता है। ये क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षा में आया है, इस बार भी आपसे पूछा जाएगा। अब घूर्णन कैसे होता है देखिए, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है जिसे घूर्णन कहते हैं, इसी घूर्णन के कारण पृथ्वी के एक हिस्से में दिन और दूसरे हिस्से में रात होती है। छोटी सी परिभाषा भी आपको रिमाइंडर हो गई कि भैया घूर्णन क्या होता है, कैसे होता है। तो एक्सप्लेनेशन भैया बहुत जरूरी है, क्योंकि आप आंसर याद करोगे तो कंफ्यूजिंग में रहते हैं, लेकिन आंसर के डिटेल में चलोगे तो आपको रिमाइंडर होकर के याद हो जाएगा, तो आप उससे कोरिलेट कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। पूछ लिया जाएगा कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रहों की संख्या कितनी है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है, ये आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या यहाँ पर 8 है, जिसमें से पृथ्वी एक ग्रह है जिसमें हम लोग विराजमान हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम लोग डिटेल में बात करें तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। प्लूटो को 2006 में बौना ग्रह घोषित किया गया था। अब ये भी क्वेश्चन भैया बन सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको बौना ग्रह कहा जाता है, तो प्लूटो आपको याद कर लेना है, इसीलिए अब उसे ग्रहों में शामिल नहीं किया जाता है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। और ये आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना स्कोर कार्ड कितना आपका जा रहा है। सबसे ठंडा ग्रह की अगर बात की जाए कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह की मैंने बात बताया है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, अभी मैंने बताया था। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो सबसे ठंडा ग्रह यहां पर इसमें से आपको बताना है, तो यूरेनस आपको याद कर लेना है, ये यहां पर ध्यान कर लेना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। डिटेल में आपको जानकारी लेना है क्या, नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो मैं कहूंगा मंगल ग्रह को यहां पर लाल ग्रह कहा जाता है, और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ये भी ध्यान कर लेना। मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड यानी कि जंग की अधिकता होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है। अब यहां पर कारण भी मैंने आपको दे दिया कि ये लाल भैया क्यों दिखाई देता है। तो मंगल ग्रह की जो सतह है उस पर आयरन ऑक्साइड की, यानी आयरन ऑक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं, जंग की अधिकता होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है, इसीलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है। यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है, तो ये न्यूयॉर्क में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा। डिटेल में समझ लीजिए कि यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में स्थित है, और इसकी स्थापना अगर पूछ ली जाए कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपको अपने माइंड में याद कर लेना है, या एक डायरी बना लेना, उसमें छोटे छोटे पॉइंट करके आप लोग लिख लेना। बस आपको ये डेली मेरे चैनल पर अगर आप नए विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता है। मैं आपको कंटिन्यू डेली एक क्लास आपको देने वाला हूं, किसी भी टाइम आपको मिल जाएगी, बट डेली क्लास मिलेगी। अभी तो 50-50 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जिस हिसाब से आप अपने स्कोर कार्ड को अचीव करते जाओगे, क्वेश्चन की संख्या बढ़ती जाएगी, और जितनी आपके टॉप लेवल के, अभी तो भाई मैं बेसिक से
स्टार्ट कर रहा हूं तो बेसिक बहुत ज़्यादा जरूरी है। बेसिक से यहाँ पर हाई की तरफ चलेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपडेटेड कंटेंट के लिए भैया एक डायरी में जितने भी आपके सेशन होते जाएं उनको देख लीजिएगा। जो आपको रिमाइंडर यानी कि याद करने में कोई प्रॉब्लम हो रखी हो तो उस पॉइंट को हल्के से वहां पर लिख लेना, एक बार नजर दौड़ा देना, बस काम खत्म। एक बार सेशन देखो, बस काम खत्म। तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। और फटाफट वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके अपना अटेंडेंस जरूर यहां पर लगा दीजिएगा। और कहां से कौन स्टूडेंट कहां से देख रहा है वो भी यहां पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहां पर अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, तो भारत में यहां पर कितने राज्य हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन 28 नहीं 8, लेकिन यहाँ पर 25 हाई कोर्ट यहाँ पर हो जाते हैं, ये आपको याद कर लेना है। केंद्र शासित प्रदेश मेरे मुख से भी गलत निकल गया, वो आपके कितने हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। 8 हैं आई थिंक। तो यहाँ पर अगर बात की जाए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाना चाहिए। यहाँ पर पूरे भारत में पूछा जा रहा है कि भारत में 30 उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स हैं। ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में न्यायिक प्रणाली के शीर्ष स्तर पर कार्य करते हैं। मैंने शायद अभी पीछे 25 बोल दिया है तो उसको आप लोग सही कर लेना। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 30 के साथ होना चाहिए, क्योंकि 30 उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स हैं। ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में न्यायिक प्रणाली के शीर्ष स्तर पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रेलवे मंत्री पद पर पहली महिला कौन बनी है। तो यहाँ पर आप सभी से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ममता बनर्जी बनी थी, ये आपको याद कर लेना है। रेलवे मंत्री पद पर पहली महिला कौन बनी थी, ममता बनर्जी बनी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ममता बनर्जी भारत की पहली महिला रेलवे मंत्री बनी थी। उन्होंने 1999 में यह पद संभाला और भारतीय रेल में कई सुधार किए। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा सकता है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, मंगल, शुक्र, बुध या शुक्र। तो आपको ध्यान रखना है शुक्र ग्रह सबसे निकटतम ग्रह है, ये आपको ध्यान कर लेना है। और ये क्यों है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है और इसकी कक्षा पृथ्वी के करीब होने के कारण यह सबसे पास स्थित है। तो पृथ्वी के करीब इसकी कक्षा होने के कारण यह सबसे पास स्थित है। तो इस राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो मैंने अभी आपसे पूछा था कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो मैंने यूरेनस बताया था। और अगर सवाल में ऐसे पूछ लिया जाए कि सूर्य के दूरी के आधार पर सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो नेपच्यून बता देना है, तो आपको वरुण ग्रह बता देना है। और अगला क्वेश्चन सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति ग्रह है, मैंने आपको बताया था। और अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। देखिए अब आपकी यहाँ पर पूछी जा रही मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। अब टॉपिक यहाँ से चेंज। तो यहाँ पर मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी यहाँ पर कान में होती है, इसका नाम होता है स्टेपीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। और अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो वो हमारे जांग में होती है। पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए, स्टेपीज कान में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी होती है। अब कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको कंफ्यूजिंग होता है कि भैया स्टेपीज क्या होती है, तो उसके बारे में डिटेल जानकारी ले लो। ये कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। यह लगभग 3 मिमी लंबी होती है और सुनने की प्रक्रिया में ध्वनि कंपन को बढ़ाने का काम करती है, इसका काम ये होता है। और यहाँ पर अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो ये जांघ में पाई जाती है, इसका नाम फीमर होता है। तो ये दोनों बातें आपको याद कर लेना है। नीति आयोग का गठन कब किया गया था, तो मैं कह सकता हूं नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। यह भारत की योजना आयोग की जगह लिया और नीति निर्माण, रणनीति और विकास के लिए सलाह देता है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर इसकी स्थापना कब की गई थी। 1925 नहीं, 1930 नहीं, 1934 में भी नहीं, 1935। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी 1935 है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यह भारत का केंद्रीय बैंक है जो मुद्रा, नीति, नोट जारी करना और बैंकिंग नियंत्रण का काम करता है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई या बेंगलुरु। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु
बेंगलुरु में स्थित है। और अगर हम लोग बात करें इसके और डिटेल के बारे में तो यह भारत का प्रमुख अंतरिक्ष संगठन है जो उपग्रह, रॉकेट और अंतरिक्ष मिशनों का संचालन करता रहता है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपको बताना है मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद या बेंगलुरु। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर ये इसका फुल फॉर्म हो गया। और अगर बात करें इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, हेडक्वार्टर की बात की जाए तो दिल्ली में स्थित है। और यह भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है जो हथियार और रक्षा तकनीक विकसित करवाता है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट हो जाएगा होमगार्ड साथियों। अगला देखिए कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO की स्थापना कब हुई थी। इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसको इंग्लिश में कहेंगे, लेकिन हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये 1969 में हुई थी। ये भी आपको बात लर्न करते हुए चलना है। अगर हम लोग बात कर लें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO जिसको इसरो बोलते हैं की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका उद्देश्य भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि बीएसएनएल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। आप लोग फटाफट मुझे बताइए। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या कि बीएसएनएल की स्थापना 2000 में हुई थी। तो 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन बीएसएनएल की स्थापना जो होती है 1 अक्टूबर 2000 को हुई थी। यह भारत की प्रमुख दूर संचार सेवा प्रदाता कंपनी है जो मोबाइल, लैंडलाइन और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती है। और यहीं पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो भारत संचार लिमिटेड निगम लिमिटेड आपका फुल फॉर्म हो जाता है। और भारतीय संचार निगम लिमिटेड हम लोग इसको हिंदी में कह सकते हैं। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय यहाँ पर फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा। यूनेस्को का संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन जिसको हिंदी में आप सभी लोग कह सकते हो का मुख्यालय पेरिस यानी कि फ्रांस में स्थित है। यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो आपसे पूछा जा सकता है WHO का मुख्यालय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। जेनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। थोड़ा डिटेल में और जानकारी ले लो। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। और यह वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों और महामारी नियंत्रण में नेतृत्व करता रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है भैया नाटो का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो नाटो का मुख्यालय ये कहां पर स्थित है मुझे बताइए। नाटो की अगर बात करें तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आपका करेक्ट हो जाता है। थोड़ा डिटेल में आप सभी लोग समझ लीजिए। नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में स्थित है। यह एक सैन्य गठबंधन है जो सदस्य देशों की सुरक्षा और सामूहिक रक्षा सुनिश्चित करता है। तो इस क्रम में राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी के साथ देना है। ये बात याद कर लेना। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीबीआई का फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले बता दीजिए इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये इसका फुल फॉर्म होता है। और अगर हम लोग और इसके डिटेल में बात करें इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। यह भारत की प्रमुख जांच एजेंसी हैं जो गंभीर अपराधों, भ्रष्टाचार और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों की जांच करती रहती हैं। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपको जो दिवस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लेना। 8 अक्टूबर को हर साल ये राष्ट्रीय वायु दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि आपका इस दिन 1932 में भारतीय वायु सेना की स्थापना हुई थी। और इसे सम्मान और प्रदर्शन के लिए समारोह आयोजित किए जाते हैं। उसी प्रदर्शन में ये मनाया जाता है। अगला यहाँ पर पूछा जा रहा है कि NABARD नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। तो मैं कहूंगा यहाँ पर श्री यहाँ पर अगर हम लोग बात करें शिव रमन समिति के सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी नाबार्ड की। अगर हम लोग बात करें इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ
इसके फुल फॉर्म की अगर बात करें तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना जो हुई थी 12 जुलाई 1982 को नरसिंघम समिति की सिफारिशों के आधार पर हुई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और ग्रामीण विकास को वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी का हो जाएगा, ये आप सभी को चूज कर लेना है। और कब की गई थी ये तो मैंने आपको बता दिया है, और कमेंट बॉक्स में ये हमें आप बता दीजिए। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका सार्क का मुख्यालय नेपाल में स्थित है। नेपाल आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें इसके फुल फॉर्म की तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। यह संगठन दक्षिण एशियाई देशों के आर्थिक और सामुदायिक सहयोग को बढ़ावा देता है। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर आप लोग बताइए। तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। आप सभी लोग याद कर लेना और डिटेल में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका जिसको बोलते हो, अमेरिका में स्थित है। यह संगठन विकासशील देशों को आर्थिक सहायता और परियोजनाओं फंडिंग प्रदान करता रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर गंगा नदी पश्चिम की ओर बहती है, या यहाँ पर यमुना कर लीजिएगा, या नर्मदा। यहाँ पर नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर डिटेल में जानकारी लेना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। यह मध्य भारत से होकर गुजरती है और अरब सागर में मिलती है। अधिकांश भारतीय नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, पूरब जिसको बोलते हो, लेकिन नर्मदा और ताप्ती जैसी कुछ ही पश्चिम की ओर नदियां थ्रू आउट होती हैं, बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है गोदावरी किस नदी के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, जो आपका यूपी होमगार्ड का एग्जाम है, अगर आप इस होमगार्ड की परीक्षा को आप लोग क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि ये जॉब मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार है, जो बहुत कम एलिजिबिलिटी के साथ, बहुत कम एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता 10वीं पास है ओनली। तो अगर आप खाकी वर्दी के शौकीन हैं, खाकी वर्दी के आप अगर शौकीन बनते हैं और आप चाहते हैं कि अपनी सिटी में ही जॉब करना है और जब आप नौकरी करें, जो सर्विस करें वो अपने ही एरिया में करें, तो ये समझ लीजिए इस बार आपको खून पसीना एक करना है और इस जॉब को हर हाल में लेना ही लेना है। क्योंकि इसमें आपको दो फायदे मिलेंगे, एक तो आपका जो आप बेरोजगार हैं, बेरोजगारी आपकी हट जाएगी, और दूसरी पैसों की कमी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस बार जो आपकी एज है, क्योंकि भर्ती इतनी जल्दी नहीं आती है, 6-7-8 सालों में आती है, क्योंकि ये बहुत पहले भर्ती आई थी और इस बार आई है 40,000 वैकेंसी के साथ। तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से। अगर मैं कहूँ अपने हिसाब से तो मुझे तो नहीं याद है कि ये होमगार्ड की भर्ती कब आई थी, बहुत साल पहले आई थी। तो ये आपके पास सुनहरा मौका है, इसमें आपकी तैयारी इतनी कंप्लीट करवाऊंगा कि इन 100 क्वेश्चंस में से आपके 85-90 क्वेश्चंस का आप लोग टारगेट ले। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि 100 में से 85 क्वेश्चंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अगर ये क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इस चैनल पर अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर लीजिएगा। डेली मैं आपको एक वीडियो तो दूंगा ही दूंगा, लगभग यहाँ पर 50 से 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा, उनको डेली आपको करना होगा। तो अगर आप ये वादा हमसे करते हैं तो वादा हमसे भी ले लीजिए कि सिलेक्शन आपका होगा इस यूपी होमगार्ड भर्ती में। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, ये आप लोग सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर गोदावरी नदी को पूर्व की गंगा कहा जाता है। ये भारत की सबसे लंबी दक्षिण भारत की नदी है और कई धार्मिक स्थलों के पास से ये होकर बहती है। तो ये आपको रिमाइंडर में डाल लेना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल यहाँ पर ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होकर निकलती है। कावेरी का उद्गम स्थल कर्नाटक राज्य में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। यह नदी तमिलनाडु और कर्नाटक में सिंचाई और जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत का काम करती है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सभी से, कौन सी नदी राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है? ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है? लूनी, साबरमती, बाणगंगा या गंगर? तो ये जो लूनी नदी है ये आपकी राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है। यहाँ पर ये सॉरी बाणगंगा जो है, बाणगंगा नदी को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। यह नदी जल आपूर्ति और सिंचाई के लिए
महत्वपूर्ण है, खासकर जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में। तो ये आपको सही कर लेना है, ऑप्शन नंबर सी। मैं भी गलती से थोड़ा उसमें उसको सही कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है। जब ये भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का यहाँ पर उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो ये भारत में बाहर से आती है। जब ये भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम दिहांग हो जाता है। क्या हो जाता है इसका नाम? इसका नाम दिहांग हो जाता है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में असम राज्य में दिहांग नाम से प्रवेश करती है। यह नदी चीन यानी कि तिब्बत से आकर असम में बहती है और बाद में बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो ये आपको ध्यान कर लेना है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है। ये बात आपको याद कर लेना है। तो बिहार का शोक कौन सी नदी कहलाती है? तो ये साथियों 100 से ज्यादा बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। हर प्रत्येक क्वेश्चन में इसकी कोई गिनती ही नहीं, हर बार ये लगभग लगभग आता ही है क्वेश्चन, ये समझ लीजिएगा। तो अगर हम लोग बात करें, ऐसी कोई परीक्षा है जिसमें जो कई सारी शिफ्ट हैं, तो ये कई बार आएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल सही है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह अक्सर बाढ़ लाती है और बिहार में भारी नुकसान करती है। इसे संगमरमर की नदी भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भी कर लीजिएगा। और अगर कंफ्यूजन में पूछ लिया जाए कि संगमरमर किस नदी का उपनाम है, तो भी आप लोग इसको हाईलाइट में डाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? ऐसी कौन सी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है? तो गंगा, यमुना, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। तो मैं कहूंगा नर्मदा नदी जो है ये हिमालय से नहीं निकलती है। और अगर बात करें यहाँ पर ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये सतपुड़ा आप लोग लगा लीजिएगा। सतपुड़ा आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य भारत में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला या पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? मैं कहूंगा लूनी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। और अगर हम लोग बात करें इसके डिटेल थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ, तो लूनी नदी पश्चिम भारत में बहती है और यहाँ पर लूनी नदी पश्चिम भारत में बहती है और रत्नगिरी की ओर जाकर अरब सागर में मिलती है। कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी जलप्रपातों के लिए प्रसिद्ध है? ऐसी कौन सी नदी है जो जलप्रपातों के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नदी से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके नदियों से संबंधित पूछे जा सकते हैं, इसलिए नदियों से संबंधित आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो कौन सी नदी जलप्रपातों के लिए प्रसिद्ध है? मैं कहूंगा कावेरी नदी जो है ये जलप्रपातों के लिए ही प्रसिद्ध है। अगला कह रहा है साबरमती नदी कहां से होकर निकलती है? तो साबरमती नदी की अगर बात करें तो ये आपकी सतपुड़ा, ये नहीं, अरावली से निकलती है। आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। थोड़ा डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको कि साबरमती नदी अरावली पर्वत श्रृंखला से होकर निकलती है और मुख्यतः गुजरात और राजस्थान से होकर बहती है। यह अहमदाबाद शहर से होकर गुजरती है और अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा, कौन सी नदी गुजरात में गिरती है? ऐसी कौन सी नदी है जो गुजरात में गिरती है? तो गुजरात में जो नदी गिरती है उसका नाम है नर्मदा नदी, जो कि नर्मदा नदी गुजरात में जाकर के गिरती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कौन सी नदी झारखंड की मुख्य नदी है? तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर दामोदर नदी जो है ये झारखंड की मुख्य नदी है। आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा है सिस्ता नदी मुख्य रूप से किस राज्य में होकर बहती है? तीस्ता। तो ये आपकी पश्चिम बंगाल, आपको याद कर लेना है, पश्चिम बंगाल आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। या आप लोग डिटेल से पढ़ सकते हैं कि तीस्ता नदी मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में बहती है या सियाचिन ग्लेशियर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यह सियाचिन ग्लेशियर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है और सिंचाई तथा जल विद्युत के लिए महत्वपूर्ण होती है। अगला कह रहा है सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या गोदावरी। तो यहाँ पर आपसे अगर बात करें, अगर एग्जाम में पूछा जाए सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो गंगा नदी की सहायक नदी है साथियों सोन नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह मध्य भारत से निकलकर बिहार में गंगा में मिलती है और खेती के लिए उपयोगी जल प्रदान करती रहती है। इस
इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा कि कावेरी नदी किस राज्य में सबसे अधिक बहती है। अगर ये पूछ लिया जाए भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, तो कावेरी नदी किस राज्य में सबसे अधिक बहती है, तो ये तमिलनाडु में सबसे अधिक बहती है कावेरी नदी। थोड़ा डिटेल, कर्नाटक यहाँ पर आ चुका है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ पर कर्नाटक है या तमिलनाडु। थोड़ा सा बुक में या फिर दिक्कत हो या फिर ये हमारे आंसर में दिक्कत होगी, ठीक है। तो कावेरी नदी का अधिकांश प्रवाह कर्नाटक राज्य में है। यह नदी कृषि, जल विद्युत और जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण स्रोत मानी गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, 10 जुलाई। यहाँ पर दिवस से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो महत्वपूर्ण दिवस वाले क्वेश्चन आपको देख लेना है। 5 जून को यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अगर पूछ लिया जाए तो ये आपका 8 मार्च को मनाया जाता है, जो कि क्वेश्चन स्किप हो गया है पीछे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 49 नंबर क्वेश्चन छूटा है। और 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी से हम लोग कमेंट बॉक्स में लेंगे कि यहाँ पर विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर ढूंढ के आपको देना है कि विश्व जल दिवस या 22 मार्च, 5 जून, 10 दिसंबर, 4 जुलाई, तो इसमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। इतना मैं बता दूंगा कि यहाँ पर बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में से छोड़ करके ए और सी में से होगा, तो ये आप सभी को बताना है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। और ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं इसको भी इंगित करें हमें, और वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस भाई जरूर लगा दीजिएगा। और यूपी होमगार्ड से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए चैनल पर नए विजिट कर रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट हो आप तक पहुंच सके और आप उन सारी अपडेट को वॉच कर सकें। ठीक है, मिलते हैं आने वाले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।